नमस्कार साथियों। तो हमने जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 3 एलिमेंट होते हैं या तत्व होते हैं, रजिस्टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, कैपेसिटेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं संधारित्र, और इंडक्टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरकत्व प्रेरकत्व। तो आज हम अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है संधारित्र या कैपेसिटर। कैपेसिटर हिंदी में इसको बोलते हैं संधारित्र। हमने 3 बताया था आपको। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 3 एलिमेंट हैं, रेजिस्टेंस, दूसरा है कैपेसिटेंस जिसको हिंदी बोलते हैं संधारित्र, और तीसरा है हमारा इंडक्टेंस जिसको हिंदी बोलते हैं प्रेरकत्व। ठीक है, तो आइए हम अपने मेन चीज पे बात करते हैं। जैसे हमने लिखा है कैपेसिटर, हिंदी बोलते हैं संधारित्र। तो संधारित्र होता क्या है, देखिए मान लीजिए कोई दो चालक प्लेट हैं, मान लीजिए ये A चालक प्लेट है और ये B है। और ध्यान रखिए ये A और B ये हमेशा क्या होगा, दो चालक प्लेटें, दो मेटल या दो चालक के बीच में चालक है, क्या कहें, कंडक्टर है। और इसके जो बीच में इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर हम कुछ डाल दें, कोई इंसुलेटर हिंदी बोले तो विद्युत रोधी पदार्थ, मतलब विद्युत रोधी पदार्थ का मतलब ये होता है कि जिसमें से इलेक्ट्रिकल करंट प्रवाहित ना हो, या उस चीज से इलेक्ट्रिकल करंट आगे पास ना कर जाए, उसी को हम बोलते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल या इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल। इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी बोलेंगे उसको हम विद्युत रोधी पदार्थ। जैसे जो एल्युमिनियम है, जो कॉपर है, जो आपका सोना है, चांदी है, उसमें से करंट आपकी प्रवाहित हो जाएगी या कहीं पास हो जाएगी। लेकिन आप उसके बीच में अगर लकड़ी रख देते हैं या कोई रबड़ रख देते हैं, कोई कुर्सी रख देते हैं या कोई भी कपड़ा रख देंगे, तो उसमें से इलेक्ट्रिकल करंट प्रवाहित नहीं हो पाएगी। तो ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं विद्युत रोधी पदार्थ या इंसुलेटिंग मटेरियल। तो कंडीशन क्या है, दो मेटल प्लेट के बीच में अगर हम कोई विद्युत रोधी पदार्थ या इंसुलेटिंग मटेरियल इसके अंदर रख दें, तो इन सब के बीच में एक कैपेसिटेंस का निर्माण होता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम किसी सप्लाई जोड़ेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट हो गई और ये नेगेटिव प्लेट है ना। ये और मान लीजिए इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो है d, मतलब जो प्लेटें रखी हैं आपस में उनकी जो बीच की दूरी है उसको हमने बोला d। और जो इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ पे लगा है या विद्युत रोधी पदार्थ लगा है, उसका गुण होता है, कोई उसकी क्वालिटी होगी ना, उसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे। जैसे एक चीज एलिमेंट यहां आता है एप्सिलॉन r, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे मान लीजिए अब किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल की तुलना हम करते हैं एयर के सापेक्ष। जैसे एयर का जो हमारा ये परमिटिविटी होता है E0 बोलेंगे, जिसको एयर बोलेंगे, इसका होता है 8.85 इंटू 10⁻⁵। इसका मात्रा होता है, मैं आपको बता दूंगा बाद में, इतना मान होता है। अब इसकी तुलना में कोई लकड़ी है, कपड़ा है, कितना ज्यादा है, वो गुण कौन बताता है, ER का फॉर्मूला होता है E किसी मटेरियल का, और ये क्या हो गया, एयर का। ये चीजें ये नोट कर लीजिएगा, ये सूत्र पूछता है रिलेटिव परमिटिविटी है ना। इसका मान फिक्स होता है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई मटेरियल यहाँ पे माना हमने लकड़ी रखा, ठीक है,
तो इसका जो सूत्र निकल के आएगा ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर बटा में डी। ठीक है सर, ये आंसर आएगा। मात्रा किसका क्या आएगा? फैरड। ठीक है, देखिए क्या जो सूत्र निकल के आया, क्या निकल के आया? C बराबर ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर बटा में डी। C क्या है? कैपेसिटेंस को प्रदर्शित करने का एक तरीका है, संधारित्र को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। मात्रक फैराड आया, मैंने बताया दो चालक प्लेटों के बीच में जब कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख देते हैं तो वहां पे एक कैपेसिटेंस का निर्माण होता है। अब वो कैपेसिटर कैसा बनेगा या उसका नाम कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि उसके बीच में कौन सा मटेरियल जो विद्युत रोधी पदार्थ है किसको रखा गया है। लकड़ी रखा गया तो यहाँ लकड़ी का मान आएगा, और अगर कोई मान लीजिए कपड़ा रखा गया या प्लास्टिक रखा गया उसका मान ये एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर चेंज होता रहेगा। लेकिन इसी को ये कहां से आया है? यहां से आया है। ठीक है ना, अगर हमें मान लीजिए एयर का मान पता है, एयर का एप्सिलॉन 0 का मान पता है, उसका रिलेटिव परमिटिविटी भी पता है, तो मटेरियल का जो मान है वो हम यहां से गुणा करके हम निकाल लेंगे। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन बटा में डी। ये यही चीज है साथियों, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, यही वाला मामला है। ठीक है, अगर इसको हम अगर परिभाषा के फॉर्म में लिखें तो यहां पे लिखेंगे जब दो चालक के बीच कोई विद्युत रोधी पदार्थ रख दिया जाए तो वहां पर एक कैपेसिटर का निर्माण होता है। ठीक है, जब दो चालक के बीच में कोई विद्युत रोधी पदार्थ रख दिया जाए तो वहां पर एक कैपेसिटर का निर्माण होता है। मैंने बता दिया, जैसे जब आपकी कोई ट्रांसमिशन लाइन है, चाहे 132 केवी की है, चाहे 11 केवी की है, चाहे 400 केवी की है, जब वो कहीं से गुजरती है तो 3 तार होते हैं उसमें, ऐसे 3 तार हो गए। अब देखिए, अब एक तार, मान लीजिए कोई एक तार और दूसरे तार के बीच में जो विद्युत रोधी पदार्थ है या जो गैप है उसके बीच में हवा है। ऐसा नहीं कि उसके बीच में कुछ नहीं, उसके बीच में हवा है। दो चालक अगर जा रहे हैं कंडक्टर तो उसके बीच में हवा है। अब जो ये वाला चालक हो गया और ये वाला चालक मतलब जो तार जा रही है। अब इनमें तो ऑलरेडी करंट फ्लो हो रही है, इसके बीच में एयर आ गया, इंसुलेटिंग मटेरियल, तो यहाँ पर भी एक कैपेसिटेंस का निर्माण होता है। इसका मतलब जो तारें हमारी गुजर रही हैं हमारे शहर से, मोहल्ले से, उन दो तारों के बीच में या आपस में, हर तार का आपस में वहां पे एक कैपेसिटेंस का निर्माण होता है। अब ये अलग बात है कि अगर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा तार हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो उनका म्यूचुअल कैपेसिटेंस भी बनता है आपस में, मतलब वो एक दूसरे से बनाएंगे, तीसरे से भी वो एक कैपेसिटेंस का निर्माण करती हैं। तो ये बहुत ही थोड़ा सा टॉपिक वो वाला अलग टाइप का है, उसको भी कभी बताएंगे साथियों आपको। लेकिन ये जो हमारा है ये इसका बेसिक फार्मूला है, बेसिक जानकारी है, ये आप नोट कर लेंगे। और ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं साथियों। ये जो मान है, ये जो एप्सिलॉन 0 का मान है, ये हर एग्जाम के लगभग तीसरे चौथे एग्जाम में, जेई के या यूपीपीसीएल टीजी 2 के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछता है और इसका मात्रा पूछता है, इसका ये फार्मूला जो सूत्र है। अगर ये सूत्र आपको याद है तो अगली क्लास में हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल करवाएंगे, तो वो न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आएगी। आप इसको ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 एलिमेंट का ही खेल है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस हमने आपको पहले बता दिया है, कैपेसिटेंस आज हमने मोटा मोटा बता दिया है, कल इसके बारे में और डीपली बताएंगे। और अब बचता है तीसरा इंडक्टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरकत्व। ठीक है साथियों, आज के लिए बस नहीं, थैंक यू।